ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं 3 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ, और ये मैं हूँ। चलो आइए हम लोग मिलकर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है, तो हम लोग हमेशा से बिहार स्पेशल से ही शुरू करते हैं। तो बिहार स्पेशल में जो आज का पहला न्यूज़ है ना, ये भागलपुर में वाटर टेस्टिंग लैब को केंद्र से मान्यता। मतलब ये क्या है, ये कौन सी खबर है? तो ये खबर कुछ ऐसा है कि भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड की ओर से यह मान्यता दी गई है। अभी भागलपुर को दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में कोई भी वाटर टेस्टिंग लैब नहीं है। अभी है ना, हम लोग पटना में है। अभी हम लोग पटना में वाटर टेस्टिंग लैब है। अब उसके बाद अब भागलपुर में भी नया वाटर टेस्टिंग लैब बनाया गया है, और जिसको केंद्र से मान्यता भी मिल गई है। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि इन लैबों में आयरन, क्लोराइड व आर्सेनिक के साथ अन्य तरह के पानी में घुले मिनरल्स को ये आइडेंटिफाई करता है। और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके। बस इसलिए ये सारा मेहनत किया जाता है। तो अभी भागलपुर में ये बनकर तैयार हुआ है, और जिसको अभी केंद्र ने मान्यता भी दे दी है। आगे चलते हैं, हमारा अगला है। हाँ, जो हमारा दूसरा है बिहार स्पेशल में, ये है 5 जल जमाव वाले क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल करने की योजना बना रहा है। तो अभी देखो ना, अभी बिहार में वैसे तो हम लोग के यहाँ पे एक वर्ड आया रामसर साइट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रामसर साइट होता क्या है, और भारत में कितने रामसर साइट हैं, और यह जल जमाव वाला भाग क्या है ना। तो ये सारा बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के बात पर हम लोग कुछ समय के बाद चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में हुई, तो अभी भी हुआ क्या है ना, कि अभी बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बैठक में, कौन? बिहार राज्य आर्द्र भूमि, बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, आर्द्र भूमि प्राधिकरण की एक बैठक हुई है, जिसमें बिहार के 5 जल जमाव वाले क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल करने की मांग ऐसा किया गया है बिहार की तरफ से। तो भाई अब ये 5 जल जमाव वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो पहला क्षेत्र है जिसका नाम है, इसका नाम थोड़ा अजीब है, नागिन नाम होना चाहिए था, नागी। पहला है नागी, दूसरा है नकटी, और तीसरा है बरेला। और बरेला के बाद कहाँ गया? हाँ, बरेला के बाद जो अगला है गोगाबिल। अच्छा हुआ कि ये बोगी बिल नहीं है, नहीं तो ये असम पहुंच जाता। उसके बाद है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान। अगला है कुशेश्वर स्थान। ये कुल मिला के यही 5 आर्द्र भूमि है, जिसके बारे में बिहार सरकार ये तय कर रही है कि इसे रामसर साइट में, या फिर इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जाए, है ना। तो देखिए, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि रामसर साइट के विषय में ये क्या होता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया जाता है। मतलब कि वैसा साइट, मतलब कि जहाँ का भूमि आर्द्र है, मतलब कि जहाँ पे हमेशा से, मतलब 12 मास पानी जमा रहता है ना, और जिसके वजह से वहाँ पर जैव विविधता पनपती है। तो ऐसी भूमि को या फिर ऐसे क्षेत्र को हम लोग रामसर साइट का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो रामसर साइट के बारे में और जान लेते हैं। तो अभी, और हम लोग के देश में कितने रामसर साइट है? तो हम लोग के देश में अभी के समय में 47 रामसर साइट है हम लोग के देश में। अभी हम लोग के देश में कुल मिला के 47 रामसर साइट है। ये तो हम लोग के देश में है। और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं?
तो पूरे वर्ल्ड में 2463 रामसर साइट है पूरे वर्ल्ड में। बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, भारत इसका हिस्सा कब बना, हम लोग ये सारी बातों को देखने वाले हैं। तो देखो, तो अभी 1971 में यूनेस्को की पहल पर ईरान के रामसर सॉरी रामसर शहर में इसकी बैठक की गई। कहाँ पे? 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर एक बैठक की गई, जिसके बाद से उसका नाम रामसर ही पड़ गया। ठीक है, और आयोजन के 4 साल के बाद 1975 में यह संधि अस्तित्व में आई। 75 में यह अस्तित्व में आया और भारत इसका हिस्सा 82 में बना। भारत इसका हिस्सा 1982 में बना। ठीक है, तो अभी यही बिहार राज्य ने केंद्र से मांग किया है कि हम लोग के यहाँ का जो 5 जो जगह है उसको रामसर साइट का प्लीज़ आप दर्जा दिलवा दीजिए, इससे बहुत बड़ा आपका मेहरबानी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है तो बिहार स्पेशल समाज से हमारा जो तीसरा खबर है वो है बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री। इससे पहले बिहार संग्रहालय के जो अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, वो कोई और हुआ करते थे। लेकिन अब वो जो कोई और हैं वो कौन है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और अब कौन बनेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। अब तो खैर मुख्यमंत्री ही हो गए हैं, अब से जो बिहार के जो भी सीएम होंगे वो बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष भी होंगे। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं आज की चर्चा में क्यों है। तो अभी 28 जनवरी 2022 को, ठीक ना, अभी डेट याद रखिएगा 28 जनवरी को, सारा काम अभी 28 जनवरी का हुआ है ना। 28 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में, मतलब उन्होंने एक बैठक किया अपने मंत्रिमंडल के साथ, ठीक ना, और संग्रहालय के निर्देशक का पद नाम बदलकर शासी निकाय के अध्यक्ष के पद में बदलाव को मंजूरी दे दी है। जो इसका पदनाम जो पहले था वो अब उसका संग्रहालय का निर्देशक, ये पहले पद था जो भी उसका चेयरमैन होता था, लेकिन अब उसको बदल करके तो पद का नाम कुछ इस तरीके से कर दिया गया है, शासी निकाय के अध्यक्ष। कहाँ गया भाई, यहाँ पे शासी निकाय के अध्यक्ष ठीक है। तो जो पहले नाम हुआ करता था संग्रहालय के निर्देशक, अब जिसको बदल करके शासी निकाय के अध्यक्ष के नाम से बदल दिया गया है। ठीक है, यही है, तो बदल दिया गया है बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा। अब भाई अब शासी निकाय का अध्यक्ष कौन होगा भाई, तो ये हमारे होंगे मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। किसके पास था भाई? विकास आयुक्त। जो पहले विकास आयुक्त हुआ करता था वो पहले बिहार संग्रहालय का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन अब इसका पद नाम को बदल करके अब कर दिया है शासी निकाय के अध्यक्ष का पद को नाम से बदल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जो हमारा अगला खबर है वो है राष्ट्र से। तो देखिए एयर वैद हर्बल धूप। एयर वैद हर्बल धूप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है भाई और आजकल चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह धूप को तैयार किया गया है। कहाँ पे तैयार किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस धूप को तैयार किया गया है, जिसे घर में जलाने से कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। अब ये एक धूप है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसे तैयार किया गया है और इसे हम लोग को घर में जलाना है। तो घर में जलाने से होगा क्या कि कोरोना का जो संक्रमण है उसको कम करने में मदद मिलेगा। कोरोना का संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगा, ठीक ना। तो इसे 19 जड़ी बूटियों से मिला के बनाया गया है। 19 जड़ी बूटियों से निर्मित इस धूप ने, ठीक है ना, दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को भी पूरा कर लिया है। इस धूप को घर में जलाने से न सिर्फ कोरोना के संक्रमण का खतरा कम होता है, बल्कि अगर घर में कोई कोरोना का रोगी है तो उसके फेफड़े तक ये कोरोना का वायरस भी नहीं अब पहुंच पाता है और जिससे ये खतरा टल जाता है।
ये तो बहुत अच्छा बात है। और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला है बैड बैंक, ब्रेड बैंक, सॉरी बैड बैंक है, ब्रेड नहीं है ये, बैड है, बैड बैंक। हम लोग को बैड बैंक मतलब बुरा बैंक के बारे में हम लोग अगला खबर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि बैड बैंक है क्या। तो अभी 28 जनवरी 2022 को SBI ने, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम है दिनेश खारा, क्या नाम है? दिनेश खारा, दिनेश खाड़ा, SBI के चेयरमैन हैं। किनके? SBI के, याद रखिएगा। अभी SBI के जो चेयरमैन हैं दिनेश खारा ने ये जानकारी दी कि जो भी पैसा NPA में चला गया है, NPA का मतलब है कि जहाँ से पैसा वापस नहीं आने वाला है, ठीक ना। NPA के संकट में उलझे बैंकों के लिए नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया एड रिजोल्यूशन कंपनी नाम से 2 कंपनी बनाई गई है और इसको मंजूरी भी मिल गई है। अब इसका काम क्या होगा भाई? तो ये भारत के पहले ब्रेड बैंक होंगे जिसका मुख्य काम होगा बैंकों से उसके NPA अकाउंट खरीदना, ठीक है ना, और अपने स्तर से उसका वसूली करना। तो शुरुआत में करीब 15 NPA खातों को, जो शुरू में कुल मिलाकर 15 NPA खाता को नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस खाते में बैंकों के 50,000 करोड़ के कर्ज फंसे हुए हैं। ब्रेड बैंक में NPA अकाउंट को हस्तांतरित करने के साथ ही बैंकों को बकाया राशि का 15% मिल जाएगा, ठीक ना। अब ये जो कंपनी है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये फिर जो कंपनी है में केनरा बैंक, SBI, PNB, यूनियन बैंक समेत तमाम सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की हिस्सेदारी भी है। तो ये हम लोग के इंडिया में पहला बार हो रहा है, ये हम लोग के भारत में पहला बार हो रहा है। और हम लोग के भारत के बाहर में, अगर विदेश की, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये व्यवस्था बहुत पहले से ही लागू है। तो यूरोप और अमेरिका में वित्तीय संस्थानों के NPA के बोझ को घटाने के लिए ब्रेड बैंक का गठन वहाँ बहुत पहले ही हो चुका है, ठीक है, जिनका काम होता है कि बैंकों से NPA वाले अकाउंट को खरीद लेना और उसके बाद अपने स्तर से ये लोग वसूली का काम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है भारतीय एयरटेल में गूगल का निवेश। तो अभी ये देखने को आ रहा है, ये न्यूज आ रहा है कि भारतीय एयरटेल में गूगल ने पैसों का निवेश किया है। तो देख लेते हैं भाई क्यों किया है, क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो हमारे देश भारत में अफोर्डेबल स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और 5G सर्विस को लेकर अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी जिसका नाम है गूगल ने भारतीय एयरटेल कंपनी में $1 अरब, कितना भाई? $1 अरब, एक अरब डॉलर के निवेश का मन बना रही है। $1 अरब का मतलब कितना हुआ भाई? इसका मतलब हो गया 7500 करोड़। इसका मतलब हो गया 7500 करोड़ रुपए का रुपए डालने का ऐसा मन बना रही है। तो इस भागीदारी के अंतर्गत अफोर्डेबल स्मार्टफोन डेवलप किया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा जब ये भागीदारी होगा ना, तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन को डेवलप किया जाएगा। तो निवेश के इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में 2% का उछाल देखा गया है। जब से पता चला कि गूगल एयरटेल में निवेश कर रही है तो 2% का उछाल कंपनी के शेयर में देखा गया है। इसमें इतना ही, आगे चलते हैं। अगला है अपॉइंटमेंट हुआ किसका है? तो भाई डॉक्टर V अनंत नागेश्वर का। डॉक्टर V अनंत नागेश्वर का अभी नया अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है भाई। तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़े आदमी है भाई। कौन है भाई? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अभी जो ये है ना, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो इनका थोड़ा हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो डॉक्टर
डॉक्टर वी नागेश्वर वर्ष 1919 से 2021 तक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अच्छा, आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। नागेश्वर ने लेखक, शिक्षक व सलाहकार के रूप में भी काम किया है। अच्छा, तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार मीडिया को संबोधित करता है। तो अगर इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हमारे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे, कि कौन सा दिन इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज का कौन सा दिन है? आज है 3 फरवरी, है ना, 3 फरवरी। तो 3 फरवरी का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग के इतिहास में? तो आज ही के दिन भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1925 को। मतलब कि आज ही के दिन हम लोग के देश में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ 3 फरवरी 1925 को। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो आया था भारत 3 फरवरी 1925 को आया था। आगे, आज ही के दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाते हैं 3 फरवरी के दिन। और आज ही के दिन हम लोग राष्ट्रीय लापता व्यक्ति दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय व्यक्ति लापता दिवस। तो हम लोग इसे इसलिए मनाते हैं, हम लोग राष्ट्रीय लापता व्यक्ति दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग इस दिन को चिन्हित कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं ताकि जो लोग लापता हो गए हम लोग उनकी यादों में मनाते हैं, है ना, उनको हम लोग याद करते हैं। इसलिए हम लोग आज के दिन राष्ट्रीय लापता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज क्या है कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। तो होंडुरास एक अमेरिकी देश है। जो होंडुरास है एक अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो वहाँ पहली बार वहाँ की जो राष्ट्रपति है एक महिला को चुना गया है। तो वो जो भी महिला है वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो अभी हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर सियोमारा कास्ट्रो, मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, सियोमारा कास्ट्रो। तो अभी हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और इस शपथ ग्रहण के मौके पर अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस वो भी मौजूद थी, ठीक ना। तो होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित देश है। कहाँ पे है भाई? मध्य अमेरिका में स्थित है। मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका नाम होंडुरास। और यहाँ सबसे पहली बार किसी महिला ने राष्ट्रपति के पद का चुनाव भी जीत लिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम इसके बारे में और जानेंगे। ये तो खैर यहीं पे हो गया और अगला आगे बढ़ते हैं। अगला स्पोर्ट्स से हमारा अगला खबर। तो यहाँ पे क्या है कि महिला एशिया कप टूर्नामेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, तो देखो अभी लेडीज़ लोग का हॉकी का एशिया कप का टूर्नामेंट चल रहा है। तो यहाँ अभी भारत के हाथ में ब्रॉन्ज मेडल लगा है। तो किसको हराया है? तो भाई हमने चाइना को हराया भाई 2-0 से। हमने अभी चीन को हराया है। तो हमने अभी चीन को 2-0 से हराया है। तो इस जीत के साथ हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल हाथ लगा। तो पढ़ लेते, तो आप सुन लीजिए इसके बारे में। मैं कुछ बोल देता हूँ। तो अभी 28 जनवरी 2022 को पिछली बार की चैंपियन भारत, मतलब कि इससे पिछले बार भी भारत ही एशिया कप टूर्नामेंट का चैंपियन रहा था। और इस बार भी उसने अब सोचा कि अपनी बादशाहत को कायम में रखें, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सका, ठीक ना। लेकिन भाई जो पिछले बार का जो चैंपियन जो हम लोग का देश भारत है, जिसने इस बार के चीन के टीम को हरा के 2-0 से हरा के इस टूर्नामेंट में ब्रोंज मेडल को अपने नाम कर लिया है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है। तो हाँ, तो आप मुझे बताइए कि जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान कौन है? तो उसकी कप्तान का नाम है रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल। तो जो उसकी जो कप्तान का नाम है रानी रामपाल। और हम लोग के हॉकी इंडिया के कोच कौन है भाई? तो
तो इनका नाम है जैकन शॉपमैन। जैकन शॉपमैन आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे नहीं है कोई बात नहीं, एक खबर और सुन लीजिए। एक खबर है टेनिस से। अब ये नाम आप लोग जानते होंगे, एशले बाटी को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो नाम तो सुने होंगे। थोड़ा इनके बारे में सुन लीजिए कि ये है कौन भाई। दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम ओपन का खिताब जीता है। अभी इसने पहली बार, एशले बार्टी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है महिला वर्ग में, लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब पहली बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब इसने पहली बार जीता है। तो 44 साल के बाद यह खिताब जीतने वाली बार्टी पहली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बन गई है। जो मतलब ये बार्टी कहाँ से आती है, ये ऑस्ट्रेलिया से आती है। और 44 साल के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है, समझ रहे हो। 44 साल के बाद किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने इस खिताब को जीता है, ठीक है। तो इससे पहले कौन जीता था, तो इससे पहले नील ने जीता था। इससे पहले किसने जीता था, नील नाम का एक आदमी था, उसी ने इसे जीता था। चलिए ठीक है, तो हम लोग का ये चीज़ ख़त्म हो गया। तो एक बार क्विक रिकैप को हम लोग ले लेते हैं, क्या है थोड़ा ये देख लेते हैं। पहला है भागलपुर में वाटर टेस्टिंग लैब को केंद्र से मान्यता। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के मतलब कि हम लोग का जितना भी स्टेट है हर जगह वाटर टेस्टिंग लैब बने। और वाटर टेस्टिंग लैब हम लोग इसलिए बनाते हैं या फिर बनवाते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे पानी का जांच करवाते हैं। और पानी का जो जांच होता है तो उससे ये पता चलता है कि पानी में कितना मिनरल्स है। और प्लस जो केंद्र से मान्यता जो मिल जाता है ना, जो केंद्र से जो मान्यता मिलता है, उसका एक फ़ायदा और होता है कि अब भागलपुर की इस वाटर लैब से जो भी रिपोर्ट होगा ना, वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मान्यता होगी। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है। तो ये तो भागलपुर में खैर अभी इसको मान्यता मिला है। तो इससे पहले पटना में हम लोग का लैब है, उसको ये मान्यता पहले से मिला हुआ है। आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग के बिहार में 5 रामसर साइट को, मतलब कि अभी 5 आर्द्र भूमि है। हम लोग के यहाँ पे 5 आर्द्र भूमि को चिन्हित किया गया है, और जिसके अनुसार अभी सरकार से मांग की गई है कि हमारे राज्य के इन 5 जगहों को भी रामसर साइट की सूची में जगह दिलवाया जाए। तो 5 जगह कौन कौन सा है, पहला है नागी, नकटी, बरौली, ठीक है, ओगीबिल, और ओगीबिल के बाद नाम आता है कुशेश्वर। ये कुशेश्वर, यही कुल मिला के 5 है, जिसका इसके बारे में बात चल रहा है कि इनको रामसर साइट में शामिल कर दिया जाएगा। तो हम लोग के देश में कितने रामसर साइट है, तो हम लोग के देश में कुल 47 रामसर साइट है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 2463 रामसर साइट है। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब हम लोग के जो मुख्यमंत्री है वो होंगे, है ना, जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं अब वो होंगे। तो इससे पहले जो भी हम लोग का जो विकास आयुक्त हुआ करता था ना, तो हम लोग के विकास आयुक्त के पास बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष पद का कुर्सी हुआ करता था। लेकिन ये जो अध्यक्ष पद का जो कुर्सी है अब विकास आयुक्त से छीन करके शाही निकाय के अध्यक्ष को दे दिया गया है। किसे, शाही निकाय के अध्यक्ष को दे दिया गया है। और शाही निकाय का अध्यक्ष भाई कौन बन गया है, तो शाही इकाई का अध्यक्ष बन गया है मुख्यमंत्री साहब। तो अब यही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एयर वैध हर्बल धूप, ठीक है। एयर वैध हर्बल धूप क्या, ये एक तरीके से एक प्रकार का अगरबत्ती है जिसे 19 जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। तो इसका काम क्या होगा, तो इसका काम है, ये कहाँ पे बना है, तो अभी इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है, ठीक ना। तो इसका काम है कि हम लोगों को इसे अपने घरों में जलाना है ताकि ये कोरोना के जो वायरस है ये उसका खत्म करती है। मतलब कि जो भी हम बाहर से आते हैं तो भाई कोरोना का जो कोरोना का जो वायरस उसको भी लेके आते होंगे। तो अगर हम लोग इसे घर में जला के रखेंगे तो घर का माहौल साफ रहेगा, कोरोना अंदर इन नहीं करेगा। अगर हो भी गया तो कोरोना ज़्यादा फैल नहीं पाएगा। इसलिए
आयुर्वेद हर्बल धूप जरूरी है। इसे बनाया कहाँ गया है? BHU में। इसे BHU में इसे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अभी जो SBI के जो चेयरमैन है जिनका नाम है दिनेश कारा, इन्होंने घोषणा की है कि हम लोग और नया बैंक बना रहे हैं कि जिसका काम होगा NPA का वसूली करना है। अभी के समय में होता क्या है कि बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं, तो जिसका बर्डन हम लोग के बैंकिंग सिस्टम में पड़ता है, तो जिसके वजह से हम लोग का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अभी बैंकिंग सिस्टम ने मिल करके एक अलग से एक एजेंसी को हायर कर लिया जिसका काम है स्पेशली पैसा का ही देख रेख करना है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल, तो जो भारतीय एयरटेल है, अभी इसमें गूगल ने निवेश करने के बारे में सोचा है। तो गूगल सोच रहा है कि हम लोग यहाँ पे $1 अरब का निवेश करने के बारे में सोच रहा है, मतलब 7500 करोड़ डालने के बारे में सोच रहा है। इससे होगा क्या कि हम लोग को अफोर्डेबल प्राइस में स्मार्टफोन मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसे चाह रहे हैं कि भाई हो जाए। और जब से ये न्यूज़ निकल कर सामने आया है ना, तो इस न्यूज़ सामने आने के बाद तो जो एयरटेल का जो शेयर मार्केट है, ये 2% तक इसमें उछाल आया है। आगे चलते हैं। अगला अपॉइंटमेंट, डॉक्टर VR अनंत नागेश्वर। डॉक्टर VR अनंत कौन है? तो ये हम लोग के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कौन है? अभी अभी इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। तो आज ही के दिन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को हम लोग के देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। आगे बढ़ते हैं। तो आज ही के दिन साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, और आज ही के दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय लापता व्यक्ति दिवस भी हम लोग आज ही के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय लापता व्यक्ति दिवस हम लोग आज ही के दिन मनाते हैं। हाँ ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला बारी है होंडुरास। अभी होंडुरास एक मध्य अमेरिकी राज्य है। ठीक है, जहाँ के राष्ट्रपति पहली बार कोई महिला बनी है। इस महिला का नाम है शियोमारा कोस्ट्रो, जो कि अभी यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला खबर स्पोर्ट्स से है। अभी हम लोग के भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप के टूर्नामेंट में चीन को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम कर लिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो महिला टीम की कप्तान कौन है? तो ये है रानी रामपाल, और कोच कौन है? जैकन शॉपमैन। आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला जो खबर है एसएल बार्टी से है। एसएल बार्टी से है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये हॉकी के ये अभी जो भी ATP टूर्नामेंट चलता है, जो भी हॉकी का टूर्नामेंट चलता है, ये महिला वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ और इन्होंने लगे हाथ ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत भी लिया, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और कोई भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब 44 साल में पहली बार जीता है। इससे पहले कोई नील नाम का व्यक्ति था जो कि जीता था। अभी 44 साल के बाद ये इतिहास दोहराया गया है कि एशले बार्टी नाम के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है जिन्होंने 44 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये यहीं पर समाप्त हो गया। तो ठीक है भाई लोग, आप हमें अपने फीडबैक प्लीज़ देते रहें, जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। क्योंकि अगर आप जब तक कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम आपका मन को टटोल ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ हिंट देते रहिए ताकि हम अपने आप सुधार लाते जाएं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आपसे एक बार फिर कुछ समय के बाद मिलेंगे। कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। चलिए ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।